It's Gokon and carnage, debris in my lungs. Wake up, feel like garbage, and get my Eddie cough. I'm obsessed, pop a can of caffeine, even 300 milligrams can't barely do a thing to me. अच्छा, पढ़ाई करनी थी। हाँ, टाइम क्या हो रहा? ओके, आज मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब मैथ पढ़ ही लेते हैं थोड़ा। ये मुझे याद है, यहाँ पे बताया था सिलेबस इसने। एक्सरसाइज 14.1 से शुरू, 5 to 12। चलो ठीक है, देख लेते हैं 5 to 12। एक्सरसाइज 14.1, एक सेकेंड। ठीक है, 5 to 12 सही हो गया। ये सवाल है, फाइंड एंड स्केच द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन। ये तो आसान है यार, इजी है, किया था ये। चलो एक कर ही लेते हैं। कौन सा करने वाला लग रहा? ये वाला कर लेते हैं। 11 ओ भाई, अच्छा हाँ, एक्स वाई इक्वल सवाल क्या? स्क्वायर एक्स माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अच्छा। अब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब बस नेगेटिव नहीं हो सकता, बगैर सारा कुछ लीगल है। तो ये हो जाएगा, इसकी डोमेन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये हो गई, डोमेन निकल गई। अब स्केच द डोमेन, स्केच द डोमेन। अच्छा, अच्छा। अब इसको ग्राफ कैसे करना है? चलो देख लेते हैं कैसे किया हुआ है इन्होंने, क्या बनता है। ग्राफ है किस तरह का, शायद आइडिया हो जाए। अच्छा, एक सेकेंड, पूरी ओरिजिनली लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ओ भाई निकाल लेते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर भाई क्या है मतलब? अच्छा, माइनस 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना तो ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा। ब्रैकेट्स वाई स्क्वायर माइनस 9 is greater than or equal to 0। अच्छा, अब ये पेपर में कैसे बनाना? अच्छा, मैं जो पहले बात कर रहा था इसकी कि यार पता नहीं ये क्यों रूल है, मुझे उसकी वजह पता चल गई है। और उसकी जनरल वजह बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दूसरे सवालों में भी यूज़ हुई भी है, वरना तो आप छापे मार दो जो मर्ज़ी करना। तो इसकी वजह ये है कि x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, आप इस क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगर देखो ना, खाली इज़ ग्रेटर दैन 0, ये इसकी डोमेन आई थी। ठीक है, फंक्शन है कोई, उसकी ये डोमेन आपके पास आई हुई है। अब अगर आपने इसको ग्राफ करना तो आपको इसकी बाउंड्री पता होना ज़रूरी है इस रीजन के। तो हम सीधा सीधा पहले इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। ग्रेटर दैन है, लेस दैन इक्वल टू, जो भी है आपने बस इक्वल टू लगा देना यहाँ पे। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये तमाम वो पॉइंट्स आपको बता रहा है जिसके ऊपर इसकी बाउंड्री आती है। तो बाउंड्री पता चल जाएगी तो ग्राफ करना ज़ाहिर बात आसान हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो बाउंड्री है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या क्या पता चलेगा? तो कंडीशन तो यही है ना, x माइनस 1 होल इंटू वाई प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू इज़ इक्वल टू 0, उल्टा बोल दिया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कब 0 होगा? अगर इन दोनों में से जिनकी प्रोडक्ट ली जा रही है इनमें से कोई एक भी 0 होगा तो आंसर 0 आएगा ना। या x माइनस 1 0 के बराबर है, या y प्लस 1 0 के बराबर है, या दोनों, है ना। तो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करो तो y की जो मर्जी वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ऑन x इक्वल्स 1 y की तमाम वैल्यूज़ बाउंड्री के ऊपर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसी तरह से y प्लस 1 अगर 0 होगा तो लेफ़्ट साइड पे जो मर्जी हो, लेफ्ट वाली टर्म जो है x माइनस 1, ये वाले कुछ भी x की वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू 0 हमेशा आ रहा है। तो वो भी x के तमाम पॉइंट्स
जब y की वैल्यू -1 है वो भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपको बाउंड्री पता चल जाएगी। तो बाद में जो ग्रेटर दैन लेस दैन है वो आप कुछ पॉइंट्स भी ले लो, ठीक है, 2 1 ले लो और चेक करो कि यार ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये रीजन इंक्लूडेड है, इसको शेड करना है। अगर नहीं है तो समझो कि चलो ये वाला शेडेड नहीं है, इसके बगैर जो दूसरा रीजन है वो शेड करने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 था जिसके अंदर बात हो रही थी, उन्होंने भी बेसिकली वही लॉजिक लगाई हुई है यहाँ पे ड्रॉ करते हुए कि x-2 इंटू x+2 इंटू y-3 इंटू y+3। तो ये उन्होंने a² - b² इक्वल्स a-b इंटू a+b वाला फॉर्मूला लगाया है, जिससे वो x² - 4 को x-2 इंटू x+2 बना दिया और y² - 9 को y-3 इंटू y+3 बना दिया। और आगे से यही वाला रूल अप्लाई किया। वो बाउंड्रीज पहले बनाई हैं, उसके बाद चेक किए कि किस किस ये जो डिविजन्स बन रही हैं कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी डोमेन की कंडीशन को। अगर कर रही हैं तो उसको शेड कर दो इस पूरे डब्बे को, अगर नहीं कर रही तो फिर इसको खाली छोड़ दो, कोई और होगा जहाँ पे सेटिस्फाई हो होगा। इसी तरह से एक और बस बात मैंने करनी थी इस एक्सरसाइज के अंदर, इस छोटे से सेक्शन के अंदर जिसके ऊपर अभी तक मैं अटका हूँ, मैं अभी तक नहीं गुजरा। 3 बजे मैंने वो वीडियो बनाई थी, 6:43 हो रहे हैं, उर्दू में नहीं आता क्या कहता है, क्योंकि सारा टाइम मैं उसको एडिट करने में लगा दिया था, मैं वेला होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ इसके अंदर मैं बात करनी थी कि इसी तरह से ln वगैरह ये सारे सवाल इसी तरह से होने हैं। आपने बस चेक करना है इन्फिनिटी कब आ रही है। तो अगर हम 7 वाले को देखें तो y - x, भाई दफ़ा हो जो, सॉरी आपको नहीं कह रहा लेना, मैं कहा था, हाँ x - 1 इंटू y+2 होल ओवर y - x होल इंटू y - x क्यूब, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। ऊपर जो मर्जी बकवास हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से है। तो इन दो ये जब अगर ज़ीरो हो जाए ना पूरा एक्सप्रेशन, तो आपकी डोमेन से बाहर निकल गया है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड मेरा प्यारा दोस्त, हाँ y - x इंटू y - x क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी डोमेन आ गई, ठीक है, क्योंकि तमाम बकाया पॉइंट्स पे इन्फिनिटी नहीं आएगी, कोई रियल नंबर ही आएगा। तो हम ये कब होगा पूरा एक्सप्रेशन 0, जब इनमें से कोई एक 0 होगा, है ना। तो y - x इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। ये डोमेन को ही लिखने का एक और तरीका, y - x नॉट इक्वल टू ये 0 है, अगर यकीन ना हो रहा हो। एंड यार मेरा माउस की सेंसिटिविटी इतनी कम क्यों, अच्छा कर्सर किधर ये रहा, एंड y - x क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो जाके फिर ये 0 नहीं बनेगा, है ना। ये नॉट था किसी दौर में। अब इसी को रीअरेंज करें तो ये पता चलता है y इज़ नॉट इक्वल टू x, कॉमा y इज़ नॉट इक्वल टू x क्यूब। तो ये आपकी डोमेन हमने आसान अल्फाज में लिख दिए, ये अभी तक कुछ भी नहीं किया। आप ग्राफ बनाएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, पूरा एक्स वाई प्लेन इंक्लूडेड है सिवाय y इक्वल्स x और y इक्वल्स x क्यूब। वो मेरा ख्याल कोई इस तरह से जाता है, हाँ शायद इस तरह से ही है कुछ। तो ये बस आपने डॉटेड लाइंस बना देनी, मैंने इरेजर कहाँ पे, बहुत ज़रूरी काम है ये करना। हाँ उफ़ 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 क्या ड्राइंग है मेरी, उफ़ अच्छा हाँ। तो यूँ डॉटेड लाइन से पता चलेगा कि ये वाले इंक्लूडेड नहीं है, बकाया सारा आपने ना शेड कर देना। मैं नीले से कर देता क्योंकि मुझे नीला रंग अच्छा लगता है। उफ़ 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 आर्टिस्ट हाँ देखो अब ये शो कर रहा है कि भाई पूरा एक्स वाई प्लेन है सिवाय इन दो कर्व्स का। तो ये 5 to 12 के अंदर यही मजाक है। बस ln की बारी आपने ये ख्याल रखना है कि नेचुरल लॉग जो है आपका, उफ़ बाहर आवाज़ें आ रही हैं, उफ़ 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 अच्छा हाँ, ln 1 अगर आप करो तो 0 आ जाता, ठीक है। तो अगर आप कभी देखो ना 1/ln आगे कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो आपने बस ये कहना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर ना हो। और एक और बात, माइनस भी नहीं हो सकता। ln अगर नेगेटिव टर्म पे लगाए ना -1 वगैरह तो रोने लग जाता, वो कहता है कि एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी नंबर्स पे आ जाता। और इसी तरह से ln 0 भी इंक्लूडेड नहीं होता, ln 0 भी आपको इन्फिनिटी देता। तो आपने कंडीशन अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर ln है ना इस तरह से x, तो ये x मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं हो सकता इस केस में।
और अगर डिनोमिनेटर है तो आपने बस ये बताना है कि जो अंदर पड़ा हुआ है ना, एक एक्स ही कह दो। तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या कहेंगे, हाँ इस तरह से करेंगे, ग्रेटर देन कहाँ पे गया, इस तरह से 0 एंड आप जो जिस तरीके से भी लगाना लगा दो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यही आपके पूरे डोमेन वाले सवालों में लगना है। तो अब मैं स्लाइड्स नहीं बनानी पड़ेंगी, मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया। ये मेरी अल्टीमेट स्ट्रेटजी थी अपना काम बचाने की। अच्छा, ये जो सवाल है ना, मैं इनको इसलिए कवर नहीं ख़ास तौर पे कर रहा, सॉरी नीचे, हाँ इन एक्सरसाइज 17-30 वाले जो बकवास की हुई है। फाइंड द फंक्शंस डोमेन, फाइंड द फंक्शंस रेंज, डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स, फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन, डिटरमिन इफ द डोमेन इज एन ओपन रीजन, अ क्लोज्ड रीजन और नाइदर, एंड डिसाइड इफ द डोमेन इज़ बाउंडेड और अनबाउंडेड। ये जो सेक्शन है ना, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। डोमेन फाइंड करनी आ गई होगी अभी तक आपको, अगर नहीं आए तो मैं नहीं बता, मैं अब इस वक्त आपकी हेल्प कर सकता, इन पर्सन ही शायद बता सकूँ। फाइंड द फंक्शंस रेंज, ठीक है, ये भी आप उम्मीद है अगर कैलकुलस 1 पास कर लिए तो ये भी कर ही लोगे किसी तरीके से। डिस्क्राइब द फंक्शंस लेवल कर्व्स, ये लेवल कर्व्स के बारे में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दूसरी वाली वीडियो में दी हुई है। अब मेरा इस वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि जो तमाम बातें पहले की मैं कर चुका हूँ मैं बार बार वही करी जाऊँ। तो ये लेवल कर्व्स वगैरह अगर समझने हैं, क्लोज रीजन क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन क्या होते हैं, ये जो चीज़ें अगर आपने समझनी है ना तो आप वो पिछली वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि क्या होता है। अब मैं हर किसी के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। मेरा मकसद ये है कि जो नोटेबल सवाल है ना हमारे सिलेबस के अंदर, मैं वो एक्सप्लेन करूँ। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो 15 चैप्टर की जो पहली 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई, जिनके मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, और जैसे, और हाँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वो भी मैंने कवर नहीं किया हुआ, उसकी थ्योरी मैंने नहीं समझाई हुई, तो वो मैं शायद स्लाइड्स बना दूँ। बकाया ये जो सेक्शन है, ये जो पूरी वीडियो है, इसका मकसद ये है कि मैं रियल सवाल कर सकूँ। तो ये जो 8 to 30 है इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। ये वही सवाल है कि जी चलो इसकी डोमेन फाइंड करो, वही बातें हैं कि 0 की इक्वल ना हो जी, डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो कि इमेजिनरी नंबर ना आ जाए, एलएन ये भी मैंने समझा दिया था पिछले क्लिप में। इसी तरह से साइन इनवर्स, इसकी आप रेंज, आपको साइन फंक्शन की अगर रेंज पता है तो आपको साइन इनवर्स की डोमेन पता है, तो आपने बस y माइनस एक्स के ऊपर वो डोमेन अप्लाई कर देनी है कि यार ये -1 से 1 के दरमियान में हो, बराबर भी हो सकता है। तो ये इसकी डोमेन हो गई। रेंज आपको पता है 0 से 2 पाए, जो भी उसका पीरियड है। इसी तरह tan इनवर्स वाले के अंदर tan तो कुछ भी दे देता तो वो मसला नहीं है, लेकिन x 0 और तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ये सारे सवाल एक ही तरह से होने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं कोई ख़ास बात करने वाली नहीं है। बस मैं रेफ़र करूँगा कि आप पिछली वाली देख लो अगर आपको अभी तक ये बातें समझ नहीं है, इसके अंदर मसला हो रहा। अच्छा, जो सबसे मुश्किल टॉपिक है ना मिड का, वो यही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ। तो पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। हमारे सामने एक फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, नीली लाइन में। तो लेफ्ट साइड पे अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट ए, ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट है ए, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0। तो अब कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आप मुझे दोगे ना एप्सिलॉन जो पॉजिटिव होगा, मैं शर्त लगाता हूँ कि यहाँ पे ना कोई एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होएगी कि अगर डेल्टा जो है वो x और a के डिस्टेंस से कम है तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, मतलब एफ ऑफ एक्स का एल से डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए पहले डायग्राम में देखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है सच दैट इफ़ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, तो राइट साइड पे अगर आप देखो तो ये ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है। ए जो है ना वो पॉइंट है जहाँ पे वो लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए, बेसिकली पॉइंट है जिसके ऊपर लिमिट फाइंड हो रही है, ठीक है, मतलब लिखा होता है ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो 2 होगा ना वो ए होगा, ये वो है। तो एक्स जो है कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू है, ठीक है, वो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का ये मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइंस लगाई हुई है ना इस रीजन के अंदर हो,
ठीक है, मतलब ए प्लस डेल्टा हो जाए, ए माइनस डेल्टा हो जाए, तो उनका जो डिस्टेंस है ना वो आपस में डेल्टा से कम हो। मतलब मुश्किल तरीके से वही बात की हुई है कि ये जो ए है ना यहाँ पे, इससे डेल्टा के डिस्टेंस के अंदर अंदर ही यहाँ पे कहीं हो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इस रेंज के अंदर अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन से कम होगा। तो एफ ऑफ एक्स हो गया ये नीली लाइन, और एल वो लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, वो जो लिमिट का आंसर आता है, और एप्सिलॉन वो जो कोई आर्बिट्रेरी नंबर हमने शुरू में लिया था, ठीक है। तो ये मुश्किल तरीके से बात असल में ये की जा रही है कि आप, अच्छा देखो ना, एप्सिलॉन आप कम करते जाओगे, ये डिस्टेंस जो है एल और एप्सिलॉन का, एल और एल प्लस एप्सिलॉन का कम होता जाएगा, सारी बात है, ये छोटा छोटा होता जाएगा, आप ज़्यादा ज़्यादा करीब आते जाओगे ए के, लेकिन आप उसके ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि हम वो फंक्शनल वैल्यू नहीं चेक कर रहे, हम बल्कि चेक कर रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट क्या है। तो वो जो हम आसान अल्फाज में कहते हैं ना कि ए के बहुत करीब, ये ए के बहुत करीब कहने का ही एक तरीका है, क्या मतलब आप कोई भी मुझे नंबर दे दो एप्सिलॉन, ज़रूरी है कि अगर आप जो मुझे एक्स वाली इनपुट दोगे ना वो डेल्टा वाले के अंदर होगी ना, रीजन के अंदर, तो फिर वो एप्सिलॉन से कम ही आएगा इसका आंसर का डिफरेंस लिमिटिंग वैल्यू से। तो अब कुछ सवाल करते हैं ताकि थोड़ी बहुत समझ आ जाए। सबसे पहले है प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऑफ 2x इक्वल्स 4, ठीक है, फंक्शन है 2x, उसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू 2 के, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्व करें तो हम ये करते हैं ना कि x की जगह 2 डाल दिया तो बन गया जी 4, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, तो हो गया। ये यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले ना वही बताया कि लिमिट्स की जो डेफिनेशन है, अच्छा ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं, तो सॉल्व में ये भी आ सकते हैं बाय प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ना एक बड़ी प्रिसाइज सी डेफिनेशन रीस्टेट करते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, अगर आप मुझे कोई एप्सिलॉन देते हो तो एक डेल्टा एग्जिस्ट करता होगा, और वो इस तरह का डेल्टा होगा कि अगर x माइनस ए डेल्टा से कम है ना, तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो एप्सिलॉन से कम है। मतलब वही बात आ गई, अगर अभी तक समझ नहीं आई, कि आप मुझे अगर इस रीजन के अंदर देते हो ना, आपका आंसर इस रीजन में होगा, ये वही बात हो रही है अभी तक। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हम किसी भी लिमिट को, हम डेफिनेशन को इन्वोक करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि यार बाय डेफिनेशन ये बात सही है, हमने डिफाइन ही लफ्ज़ लिमिट को इस तरह से किया है कि जिसके अंदर ये खसूसियात हों वो होता है। तो वापस इस सवाल पे आते हैं, तो यही है, पुटिंग वैल्यूज़ इन दीज टू वी गेट x माइनस 2 लेस दैन डेल्टा। अच्छा, तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी, 2 को कर रही थी ना, तो a की वैल्यू हो गई 2, इसी तरह से लिमिटिंग वैल्यू 4 है ना, तो 2x माइनस 4 आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अब आगे मैंने ना इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर जो बाय डेफिनेशन वाली थी, उसके अंदर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अब बन गया मेरे पास 2 एब्सोल्यूट x माइनस 2 होल लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो x माइनस 2 है एब्सोल्यूट, ये तो वही नहीं बन गया लेस देन डेल्टा। तो अगर मैं करूँ इसको x माइनस 2 और मतलब मैं जो 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई और उसको मैं डिवाइड कर दूँ दूसरी साइड पे लेके जाकर, तो ये बन जाता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। तो अब आप ये कहोगे कि यार ठीक है, चलो हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ये x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है, लेकिन इसका डेल्टा से क्या ताल्लुक है। डेल्टा जो है ना वो एक डेफिनेट नंबर नहीं है, ठीक है, वो कोई जादू से नंबर नहीं आ जाता। डेल्टा एक आर्बिट्ररी सा नंबर है जो हम कहते हैं कि बस इसकी कंडीशन ये है कि वो एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव हो, और वो जब वो आपकी x माइनस ए की इस रेंज में होगा तो फिर वो आएगा। मतलब डेल्टा यहाँ पे मैं छोटा भी कर लूँ ना तो मतलब वही है बात का, डेल्टा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिमिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे 0.01 रख दूँ तो इधर को बन रही है रेंज, तो अभी भी वो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन वाली रेंज के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं इस रीजन में कि डेल्टा यार यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा, तो अभी भी आपको एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन की रेंज के अंदर ही मिल रहा होगा यहाँ पे आंसर जो है उस पॉइंट के ऊपर। तो ये डेल्टा जो है ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं है कि एग्जैक्टली इधर जाके रुक रहा है, ये बल्कि आपने बस प्रूव करना है कि कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर ऐसा होता,
मतलब मैं आपको एप्सिलॉन का कोई भी नंबर दूँ, कोई ऐसा नंबर आप निकाल के दे दोगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा लिमिट की। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी x-2 इज़ लेस देन डेल्टा। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर दो चीज़ें आपस में, एक सेकंड एम एस पेंट की बारी आ गई है। अच्छा देखो 5 लेस देन 2 होता है ना, इसी तरह उल्टा बोलते हैं 2 लेस देन 5 होता है। इसी तरह से 3 भी लेस देन 5 होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 3 के बराबर है ना। लेकिन हम जब यहाँ पे ये पुट करते हैं ना डेल्टा इक्वल्स एप्सिलॉन ओवर 2, कुछ लोगों को लगता है कि हम ये कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार दोनों x-2 से ज़्यादा हैं, इस तरह से एक तरफ एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया सॉरी, और दूसरी तरफ आ गया x-2 और यहाँ पे आ गया लेस देन डेल्टा। कैसे बनाते हैं भूल गया, इस तरह से ये 8 लग रहा है। अच्छा ठीक है, यूँ बनता। अच्छा तो ये नहीं हो रहा, हम बस डेल्टा की वैल्यू जो चूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि डेल्टा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस कंडीशन है कि ये अच्छा देखो ना, ये एक सेकंड फंक्शन जा रहा है, ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं आपको एप्सिलॉन दूंगा, तो आपने ना मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू देनी है एक्स के लिए, एक्स एक्सिस पे डालने के लिए आपने मुझे उस रेंज बता देनी है कि मैं इस रेंज में करूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आंसर्स बना। तो ये ए हो गया, ये ए प्लस डेल्टा हो गया। अब अगर मैं ये यहाँ पे भी करूँगा ना, वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है, मैं यहाँ पे भी करूँगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर x-2 से उससे लेस है ना तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बेसिकली ये बात है। डिस्टेंस जो है x का और a का वो लेस देन एप्सिलॉन है, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है ना, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, मतलब अगर ये दोनों ट्रू हैं तो मैं डेल्टा की वैल्यू क्यों ना यही वाली बता दूं कि यार एप्सिलॉन ओवर 2, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। मैं एप्सिलॉन ओवर मैं 0.001 कह दूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये डेल्टा है, तो वो बात सही है कि ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री डेल्टा है। लेकिन हमें पता नहीं होता सवाल करते हुए कि 0.002 के ऊपर ये फंक्शन होएगा इस तरह से या नहीं होगा, इसलिए हम एप्सिलॉन की रिस्पेक्ट से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 के ऊपर जाके इसका रीजन शुरू हो रहा है, इस तरह से करता हूँ। तो अगर मैं ये समराइज़ करना हो, अभी तक हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने डेफिनेशन लिखी है, उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ बन रही थी वैल्यूज़ वगैरह पुट की हैं जी, f(x-l) वगैरह ये जो वैल्यूज़ थे। फिर हमने ना आपस में एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में एक रिलेशन निकाला। हमने चूज़ किया डेल्टा को कि वो एप्सिलॉन ओवर 2 के हो, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना डेल्टा की कि भाई अगर डेल्टा की वैल्यू x-a से कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि f(x-l) लेस देन एप्सिलॉन हो। एक सेकंड, मैं शुरू इधर से करूँ कि f(x-l) लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, और उधर से मैं एक वैल्यू डिराइव करूँ डेल्टा की जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। सिंपल सी बात है ये कि f(x-l) एप्सिलॉन यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है, कि मुझे कोई भी एप्सिलॉन नंबर मिल गया लेस देन इस तरह से जा रहा है, और मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, उसको मैंने रिलेट कर दिया x-a इस डिस्टेंस से, है ना। जो कि बाय कंडीशन ये था कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है ना, अगर ये ट्रू है तो लाजमी है कि ये वाली भी ट्रू हो तो ही सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो x-a हमने बेसिकली यही किया है कि वो बस इससे डिराइव किए एक वैल्यू जो ये कंडीशन पूरी करे, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ ये देख लो मेरे पास ये डेल्टा पड़ा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जो कि हमने बेसिकली डिराइव की है इससे, तो लाजमी है कि ये ट्रू होगी। तो अगर डिराइव ही उसी से हुई है तो हमेशा वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी। तो ये यहाँ पे हो रहा, थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन अब आगे चलते हैं, कुछ और सवाल करते हैं शायद समझ आ जाए मज़ीद। अच्छा हाँ, आगे वेरिफिकेशन की है हमने x-a लेस दैन डेल्टा, x-2 लेस दैन डेल्टा। यहाँ पर मैंने डेल्टा की वो क्या नाम है, इसी तरह से दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2x-4 बनाया, तो मैंने पुट किया डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर 2 के, तो मुझे बाद में वही मिल गया। तो ये मतलब वही स्टेप्स बैकवर्ड्स किए हैं, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, ये मजाक था। फिर आ जाते हैं अपनी कंक्लूजन पे। अब हमने वेरीफाई कर लिया कि एक गिवन मुझे एप्सिलॉन आप दे दो ना, तो मैं आपको एक ऐसा नंबर दूंगा डेल्टा
जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा लिमिट की एग्जिस्टेंस की, और इससे प्रूव होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी ये वैल्यू है, क्योंकि हमने वो डेफिनेशन के अंदर एल की वैल्यू 4 पुट की थी। तो ये बड़ा आप कह रहे हो कि ये क्या चवल मारी हुई है इन्होंने, क्या तुक बनता है इस तरह की चीज़ों का। ये असल में ना प्रिसाइज डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती है नंबर्स की बारे, ठीक है। अगर हम बस ये कहते रहे हवा में बातें करते हैं यार जितना 2 के करीब जा रहे हैं उतनी करीबी वैल्यू जा रही है, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का और कोई तरीका नहीं है अच्छी तरह से सिवाय इसके, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसी बात को एक्सप्रेस किया जिसको हम कॉमनली करते हैं। तो जब हमने डिफिनेटिवली कुछ प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें डेफिनेशन इन्वोक करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होगे यार क्या हुआ, ये क्या मजाक है, ये सवाल क्या आते हैं, ये क्या हो रहा है। अभी तक तो हमने खाली 1 वेरिएबल में किया जो कि पेपर में 2 के ऊपर आएंगे, तो वो की भी बात है। पहले स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया, डेफिनेशन को सेटअप किया यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये तो बस छापा ही है ना, वही वाला डेफिनेशन ही छापी है। यहाँ पे फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। एक्स माइनस ए के अंदर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है, एफ एक्स माइनस एल के अंदर हमने एफ एक्स और एल की वैल्यू पुट कर दी है। देख लो रिकॉर्ड हो भी रहा ना, हाँ हो रहा। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप है, हमने जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल वाली टर्म है उसको मैनिपुलेट किया है इस तरह से कि हम उसको रिलेट कर सके किसी तरीके से डेल्टा के साथ, ठीक है। तो बाद में ये किया हमने डेल्टा के साथ रिलेट किया और एक सूटेबल वैल्यू चूज़ की है डेल्टा के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने बस वेरीफाई करके दिखा दी है। असल में ना जो असल प्रूफ होता है, ये वेरीफाई वाला मजाक आपको लग रहा होगा क्योंकि है यहाँ पे इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन असल में इसकी वजह ये है कि जब आप एक फॉर्मल प्रूफ लिख रहे होते हो ना, आपने ये शुरू वाली बातें नहीं लिखनी होती कि ये आपको तो निकालनी ही पड़नी है डेल्टा की वैल्यू, सवाल का हिस्सा। लेकिन आपका सवाल जो है कि ये प्रूव करो, आप अगर खाली इतना भी लिख दो ना कि चूजिंग डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 3 और बाद में आप वो वेरीफाई करके दिखा देते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो भी प्रूव हो गया। लेकिन आपको ख्वाबा नहीं है कि डेल्टा की क्या वैल्यू है, तो डेल्टा निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ये पहले 3 हैं। तो उसके बाद वही वाली बात है कि अगर आपको कोई डेल्टा की वैल्यू नहीं मिल रही जो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, तो इसका ये मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पर, और या फिर वो एल के बराबर नहीं है, सही है। अब आगे कुछ और सवाल करते हैं जो आपको कुछ और टेक्निक्स बताएंगे जो इस तरह के सवालों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हमने एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अभी तक हमने खाली लीनियर किया है ना, 2x माइनस 2, ये तो 2x इक्वल्स 4, ये तो बहुत ही ईजी था, रिलेटिवली ईजी था। आगे आते हैं स्क्वायर रूट वगैरह पे। तो इसके अंदर ये कहा फॉर द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 फॉर द फंक्शन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको प्रूव करना है आपने, फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 दैट वर्क्स फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स 1, ठीक है। अब आपने प्रूव नहीं करना, आपने आपसे ये पूछा हुआ है कि अच्छा मैं आपको एक एप्सिलॉन देता हूँ 1, आपने मुझे एक डेल्टा निकाल के देना जो वो लिमिट की कंडीशन पूरी करे, ठीक है। तो उन्होंने उसने बाद वही बात रीफ्रेज की है डेफिनेशन की टर्म्स के अंदर आपकी आसानी के लिए कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मतलब स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 1, ये हमेशा होगा जब 0 लेस देन एक्स माइनस 5 लेस देन डेल्टा ट्रू होगी। तो आपने डेल्टा की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जो जब भी ऐसा हो ना कि ये डिस्टेंस कम है, तो वही वाली बात हो रही है कि जब भी इस रीजन के अंदर हो, आपका आंसर इस रीजन में है, तो ये वही बात हो रही है। ये डेफिनेशन रीस्टेट किया ना उन्होंने, और ज़्यादा आगे चला गया, कहाँ पे गया, हाँ। तो सबसे पहला स्टेप है इसका, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो वो जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वाली टर्म है ना, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी है 1, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है एब्सोल्यूट है, तो इसके अंदर यही होगा ना कि -1 लेफ्ट पे आ गया, 1 साइड पे आ गया, ये तो वही कैल्क 1 वाली बात है। तो इसके अंदर दोनों साइडों पे 2 ऐड किए, वो वाली 2 निकालने के लिए, फिर स्क्वायर लिया, तो ये हमने बाद में एंड पे x को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब ये x की तमाम वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो स्टार्टिंग कंडीशन थी हमारी, ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज़ लेस देन 1, x की तमाम वैल्यूज जिसके लिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की तमाम ये जो नीचे ग्रीन वाला जो रीजन है, ये तमाम रीजन हमने फाइंड किया है जिसके अंदर आंसर आपका आएगा ये रेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो हमने डिराइव इसी से किया है कि कंडीशन ये ट्रू होगी तो ही तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें x की रेंज पता चल गई है।
हमें बस ये पता था कि भाई डिस्टेंस जो है ना आपके फंक्शन का और आपकी लिमिट का आपस में ना 1 से कम हो, तो उससे हमने डिराइव की है एक्स की वैल्यू जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी, ठीक है। मुश्किल है लेकिन ये वाला हिस्सा इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई इतनी भी गहरी बात नहीं कर दी मैंने, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन समझ आ जाएगी कि इधर से डिराइव करे तो ऑब्वियसली ये ट्रू ही होगा ना, अगर ये ट्रू है तो ये तो मैं इसकी एग्जांपल देनी हो तो मैं ये कहूँगा ना कि जैसे अगर आप एक इनइक्वालिटी लिखते हो 2x इज़ लेस देन 2 और आप यहाँ पे कहते हो कि यार इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो ये हमने वही किया काम। हमने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एक सिंपल फॉर्म में लाया जिसके अंदर हम ना वो प्लीज़ को सही कह रहे हैं भाई। अच्छा, सो इट होल्ड्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 इन दिस इंटरवल एज वेल। अच्छा, तो ये जो नीचे एंड परसेंटेज लिखा हुआ, वही लिखा हुआ है कि ये ओपन इंटरवल 2 से 10 तक एक्स की वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे एक्स इक्वल्स 5 क्यों नहीं हम गिनेंगे क्योंकि वो लिमिट उस पर ही फाइंड हो रही है। तो अभी तक हमने ये किया ना कि अब हमें पता चल गया ये ग्रीन रीजन कहाँ पे है जिसके अंदर ये रेड रीजन के अंदर आएंगी वैल्यूज़, है ना। अब मसला आता है अगर आपका सी जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है। एक सेकेंड, ओ भाई ये यूँ फंक्शन जा रहा है, ठीक है। ये आपकी लिमिटिंग वाली वैल्यू है, यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5 है। 2 यहाँ पे आ रहा है, 10 यहाँ पे जाके आ रहा है, जबकि हम तो ये करते थे ना प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, वो तो एक कांस्टेंट टर्म थे। तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम खाली इस रीजन को ही देखेंगे, छोटे वाले रीजन को, आगे वाले रीजन को हम इससे एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी ना वो छोटी वाली वैल्यू होगी इन दोनों में से। तो जो छोटा डिस्टेंस है ना 10 वाला तो ज़्यादा दूर है ना, तो अगर हम इधर आ जाएंगे तो इस वाले रीजन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, एप्सिलॉन वाले रीजन से। देखो ना हम नीचे आना शुरू हो जाएंगे अगर हम 2 से बाहर निकले, तो इसलिए हम छोटी वाली लिमिट के पास जाते हैं। ये इसके अंदर बस एक बात है। तो दूसरे स्टेप में इन्होंने यही बस फॉर्मली लिखा हुआ, पढ़ के बता देता हूँ आई गेस। द फाइंड अ वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 टू प्ले, ये स्टेप बताया हुआ है कि अब अगले स्टेप में करना क्या है। एक सेंटर्ड इंटरवल है, ठीक है। सेंटर क्या है, जहाँ पे लिमिट फाइंड हो रही है, एफ कह रहा हूँ 5 सही जो भी कहना। तो 5 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 5 प्लस डेल्टा, ठीक है। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो जाके वो वाली बात पूरी होएगी, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 बोले। तो इस तरह से ना हमने डिराइव कर लिया कि जो छोटा वाला डिस्टेंस है, तो 5 और 2 के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, 3 होता है ना, तो डेल्टा की वैल्यू 3 आ गई, बस यही है। 14.5 क्वेश्चन 29 to 30 भी इंक्लूडेड हैं, पता नहीं, लिख ही देता हूँ, पता नहीं डब यार। अच्छा, मुझे नहीं याद रहते हैं गंदे सिलेबस, ठीक है, ये आपके काम। अच्छा, अगला सवाल, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अभी तक हम खाली सिंगल वेरिएबल में कर रहे हैं। ये पूरे हिस्से का मकसद ये है कि आपको फेमिलियराइज कर दिया जाए एप्सिलॉन डेल्टा से, ताकि जब हम असली सवालों पे आए ना जो आपको आने हैं वो आप कर सको। अभी तक हमने कोई वो सवाल नहीं किए जो पेपर में आने हैं, ये बस उसके लिए जो प्री रिक्विजिट हैं जो हमें पढ़ाए नहीं गए वो हैं। वैसे मेरा ख्याल है सिंगल वेरिएबल भी आई गेस आ जाए, पता नहीं, कोई नहीं पता। खैर, प्रूव दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, बेसिकली वही बात हुई है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, क्योंकि 2 के बराबर थोड़ी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, 2 के बराबर नहीं है। तो our task is to show that the given epsilon greater than 0 for every ठीक है, for वाली बात होगी ना, for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever 0 is less than x minus 2, मतलब वही वाली बात, आप अगर जो x वाली है वो आप डेल्टा वाले रीजन के अंदर रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना फंक्शन का वो एप्सिलॉन वाले रीजन के अंदर होगा। तो अब ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले वही वाला स्टेप, क्या बात की थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वाले को मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पे हमने वही सॉल्व किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड 4 आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन आ गया, राइट साइड पे एप्सिलॉन आ गया, डिस्टेंस था ना। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है 4 ज़्यादा हो सकता है, एक्स ज़्यादा हो, लेफ्ट हो रहा है राइट हो रहा है, ये उसके लिए होता है। खैर 4 को हमने दोनों साइडों पे ऐड किए और बाद में स्क्वायर रूट ले लिए, सही है। उसके बाद
4 माइनस एप्सिलॉन, इसी तरह से लेस देन एक्स लेस देन 4 प्लस एप्सिलॉन। अस्यूम, ये जो उन्होंने लिखा हुआ ना, अस्यूम एप्सिलॉन इज़ लेस देन 4, इसकी वजह ये है कि अगर एप्सिलॉन 4 से ज़्यादा हो जाए ना, तो ये मसला होएगा कि वो अंदर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा लेफ्ट वाली टर्म में। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लेस देन 4 कह रहे हैं। और ज़ीरो भी नहीं हो सकता, फिर वो कहेगा ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स लेस देन 4 प्लस ज़ीरो, तो वो ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन 2। ये क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं याद, बस मुझे नहीं याद। खैर, दिस इनक्वालिटी एफ ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स फॉर ऑल एक्स इज़ नॉट, ठीक है। अभी तक हमने जो निकाला है ना, एक जनरल फार्मूला निकाला है एप्सिलॉन की किसी भी वैल्यू के लिए, जिसके अंदर एक्स हमने एक्स का वो रीजन निकाल लिया ना एप्सिलॉन की टर्म्स में, ठीक है। आप मुझे एप्सिलॉन बताओ, मैं बता दूंगा कि एप्सिलॉन वाले रीजन के अंदर किन एक्स की वैल्यूज़ के अंदर आपका आंसर वहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने किया, तो एंड पे बस यही करना है। अच्छा हाँ, ये वो वाली बात है कि मिनिमम वाली बात आ गई यहाँ पे। अब हमें नहीं पता 4 माइनस एप्सिलॉन ज़्यादा छोटा है या 4 प्लस एप्सिलॉन ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ना, पहले तो हमने ये किया था, हमें कॉन्स्टेंट्स के साथ काम कर रहे थे, इसलिए पता चल रहा था कि यार 5 छोटा है, 5 के साथ डिस्टेंस 2 का कम है या 10 का कम है, वो तो देख के पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डायग्राम वगैरह बना के भी कोई ख़ास पता नहीं चलना, ठीक है। तो इसके अंदर हम लगाते होते हैं मिनिमम का फंक्शन। तो डर गए, हाय डर गए, इतने ज़्यादा अल्फाज डर गए। देखने वाली चीज़ सिर्फ यही है, डेल्टा इक्वल्स मिन, ठीक है। ये नहीं, ऐसे ना ही देखो, डर जाओगे। एक सेकंड, कहाँ पे जाएं? हाँ, यहाँ पे जाते हैं शुरू में, बाद में जाके उधर जाएंगे। टेक डेल्टा इक्वल्स मिनिमम ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2, ठीक है। तो 2 जो था वो था, क्या नाम है, सी आपका, ठीक है, जहाँ पे लिमिट फाइंड हो रही है, और ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, आई थिंक इसी तरह से कुछ किया है इन्होंने, देख लेते ना। हाँ, ये जो है ये लेस है एक्स, और वो इस तरह से, इस तरह, मतलब ये एक्स की लेफ़्ट साइड पे है और ये एक्स की राइट साइड पे है। तो लेफ़्ट साइड पे है तो इसको माइनस करेंगे एक्स से, तो वो आपका एक्स भी फिर इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से है। हाँ, इसकी डिस्टेंस कम है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है ये कम है एक्स से, तो ये उसी तरह से हो रहा है जैसे कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था, तो हम 5 माइनस 2 करते थे ना, तो ये 3 आ रहा था, तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसको 2 से माइनस कर रहे हैं। और ये वाला आगे था, इसलिए इससे कर रहे हैं। एक सेकंड, ये शायद समझ ना आया। 2 माइनस 4 माइनस एप्सिलॉन, आई गेस जो मर्जी है फंक्शन, ये है, ये आपका 2 हो गया पॉइंट, ठीक है, जिसके ऊपर लिमिट फाइंड हो रही है। ये कह लो -4 वाला है, ये +4 वाला है, ठीक है। अब आपने अगर ये जो है किस तरह से करके, जो मर्जी है, 4 माइनस एप्सिलॉन पता नहीं क्या है, हाँ, तो आपने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये होगा ना 2 माइनस 4 माइनस एप्सिलॉन, तो ये लिटरली वही हुआ है। आप बस घबरा गए हो देख के, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। खैर, यही यहाँ पे हुआ हुआ, और ये दिस कंप्लीट्स द प्रूफ फॉर एप्सिलॉन लेस देन 4 इफ़ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये जो हमने शुरू में असम्पशन ली थी, अब उसके अंदर क्या करना है, देन वी टेक डेल्टा टू बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, टू द नियरेस्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 0 से लेके 4 प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। रुको, अगर ये वाली टर्म इमेजिनरी हो जाती है तो हम इसकी जगह 0 पुट कर रहे हैं, बस यही हो रहा। तो अब वो जो रीजन है ना, ये 4 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर रूट था, उधर से जा रहा था 4 प्लस एप्सिलॉन तक, बस फ़र्क ये हो गया कि वो उसको 0 के इक्वल सेट कर दिया हमने, जब वो इमेजिनरी टर्म आ रही है, बस हमने पुट कर दिया कि ठीक है जी, एप्सिलॉन अगर ये वहाँ पे इमेजिनरी आ रही है तो ठीक, हम 0 कहते हैं, बस एक्स पॉजिटिव हो, ये हमारी कंडीशन है लोअर लिमिट में। आगे उन्होंने फिर वही बात की है कि डेल्टा फिर आप जब पुट करोगे तो फिर 2 माइनस 0 और कॉमा स्क्वायर रूट 4 प्लस एप्सिलॉन माइनस 2 का मिनिमम, इन दोनों में से जो सबसे छोटा है। तो वही वाली बात हो रही थी ना कि इन दोनों डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा है वो वाला चूज़ करना है हमने, तो इसलिए हम मिनिमम का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ्स फॉर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस।
अच्छा, ये तस्वीर मैंने किसी वीडियो से उठाई है, मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होएगी। मैं यहाँ पे कोई सिर्फ मेरे ख्याल है एक आधी है सवाल जो मैं कवर कर रहा हूँ एप्सिलॉन डेल्टा के प्रूफ का, क्योंकि मेरा ख्याल है अब तक सारे खज्जल हो गए होंगे इससे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं मल्टी वेरिएबल में आते हुए एप्सिलॉन डेल्टा के, वो समझ आ ही जाएंगे थोड़े बहुत। उससे पहले कुछ डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता था ना कि एप्सिलॉन यहाँ पे आंसर क्या है, और इस तरह से ये डेल्टा वाला रीजन यहाँ पे है ना। इधर भी ऐसा ही है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन वाला रीजन है ये ग्रीन वाला है, ठीक है, मतलब जो जी एक्सिस है आपका, वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे वाई एक्सिस के लिए करता था। बस फ़र्क ये है कि डेल्टा के अंदर ना, अब डेल्टा जो है ना वो एक सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अगर आप इस सर्कल के अंदर अंदर रह के करोगे ना तो आपका जी का आंसर ये आएगा, बस ये फ़र्क हो गया। तो इसका लिखने का भी तरीका डिफरेंट हो जाता है डेफिनेशन का। तो आप सबसे पहले देखो ना, इफ़ ये, एक सेकंड मैं आपको डरा रहा हूँ, रुक जो ओ भाई, x माइनस एक्स नॉट, अच्छा आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक है, या एक सेकंड, बेहतर ये नहीं है, बेहतर ये होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो आपने चूज़ किया, माइनस चूज़ नहीं किया, खैर एक सेकंड, पहले वन वेरिएबल में लिखते हैं उसके बाद बताते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। हम उस वन वेरिएबल में ये करते थे ना, एक्स माइनस ए, ओ भाई मेरा माउस क्या कर रहा है, मजाक, अच्छा, लेस देन डेल्टा, ठीक है, ये होता था ना सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब उसके अंदर बस ये है कि एक्स की जगह वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है एक्स वाई, और ए की जगह एक्स नॉट और वाई नॉट आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लिया जा रहा है, तो उसके अंदर हम लगाते हैं वो डिस्टेंस फार्मूला। पेपर में भी ऐसी ओवर राइटिंग करूँगा, अच्छा कहाँ पे गया, कैसी लग रही है बैकग्राउंड नॉइस, अच्छा ये स्क्वायर रूट पे गए तो वही वाला डिस्टेंस फार्मूला है यार, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर लिया, माइनस माइनस कह रहा हूँ प्लस वाई के लिए भी वही, ठीक है। तो यहाँ बस ये फ़र्क होता है डेल्टा वाली टर्म में, एप्सिलॉन एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव करता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा बस। डायग्राम हो गई, थ्योरी हो गई, सवाल करता हूँ, प्रूव दैट, अच्छा इस तरह के अब सवाल आएंगे, ये जब हम सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल पेपर में आने वाले सवालों की तरह आई गेस। अब मुझे नहीं पता पेपर में सर क्या देते हैं, हमें तो एप्सिलॉन डेल्टा बस सरसरी सा एक लेक्चर में पढ़ा दिया हुआ, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं समझाया, सारे ब्लैंक होकर बैठे हुए थे, किसी को कुछ नहीं समझ आई, बहुत गंदा सीन है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही, रोते हैं साफ। खैर सवाल है, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है, ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है ये पॉइंट, तो ये फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। अब आपने ये प्रूव करना है। हम आपको याद होगा जब हम लिमिट्स एवेल्यूएट कर रहे होते थे तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी ये कहा था कि आप के एक्स वाली अप्रोच ट्राई करो, हो सकता है कि अब आपको पता चल जाए कि कंटिन्यूस है, लेकिन गारंटीड नहीं है। हो सकता है कि आप अगर के एक्स स्क्वायर वाली अप्रोच से करो तो आपको पता चले कि हाँ भाई ये तो डिसकंटिन्यूस है। तो वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी ना ये वाली, कि यार पता नहीं हो सकता है कोई तीसरी अप्रोच हो जिसके अंदर ये डिसकंटिन्यूस आ रहा हो, उस सारी तो आप चेक नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप डेफिनेशंस की अपनी लिमिट्स की जो डेफिनेशन है वो इतनी प्रिसाइज करो कि वो आप टेस्टेबल बना सको, तो ये मसला चला जाता। तो इसीलिए यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ ये इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली, वो डिफिनेटिवली प्रूव करना कि ये इसके इक्वल है, वरना हम उसके साथ नहीं कर सकते जो वाई इक्वल्स के एक्स स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन लगाते थे। वो बस एक राउंड अबाउट तरीका है, वो डिफिनेटिव तरीका नहीं है, ये क्लियर और वेल डिफाइंड तरीका है। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा का असल एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल हमने लिखा है तो ये बन गया एक्स क्यूब वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सारा वही है, वही वाला काम है, बस सब आप देखने वाली अब चीज़ आ गई है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, ओ भाई मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू डालना था, इसको सही कर लेता, फॉर्मेट टेक्स्ट अंडरलाइन, हाँ वो वैसे अच्छा सही, एक सेकंड,
आपके पास एक नंबर है, कहाँ पे गया, 10, ठीक है, और साथ ये डिवाइड, इसको आप डिवाइड करते हो 2 से तो 5 होएगा ना। इसी तरह से आप इसको डिवाइड करते हो 2 + 3 से, है ना। अब आपको पता है कि ये टर्म पॉजिटिव है, तो हमेशा ये जो आंसर होएगा ये कम होता जाएगा ना। पहले 5 आ रहा था, अब ये 2 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कभी लिखा हो 10/a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, ज़रूरी है कि ये जो टर्म है ना हमारी लेफ्ट साइड पे, ये लेस देन हो या इक्वल टू होगी 10/a के, ठीक है, क्योंकि कम से कम b की वैल्यू होगी 0, ठीक है, तो उससे तो ये बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर b की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव बना देगा और ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये ऊपर से ये डिवाइड होएगा तो ज़्यादा चीज़ें लूज़ होंगी, मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी आंसर में। तो ये एक रूल है, सही है। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है y⁴ वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए, सही है। और मैं जो वीडियो देख रहा था जिससे मैंने छापा है, बेसिकली उसमें यही कहा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ तब होएगा अगर ये जो x² है ना, ये वाली टर्म 0 के बराबर ना है। तो आपने ये अभी कंडीशन दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि ये सिर्फ तब होएगा जब ये उतारने के बाद ये ना हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब ये ना हो, एक सेकेंड, ये ना हो कि ये हो जाए। वो बेसिकली इससे अवॉइड करवाने को कह रहे हैं कि आप ये आपके पास 9 था, आप इसको कर देते हो 0, आप कहते हो यार 0 + 9 है ये, और आप कहते हो ठीक है जी ये 9 हटा दो तो ये मेरे पास आ गया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि फिर वो इन्फिनिटीज़ में चला जाता ना। तो बस ये एक कैवियाट है कि जो x² वाली टर्म है इसके निकालने के y⁴ निकालने के बाद ये ना हो कि इन्फिनिटी बन जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, तो ये सारा मामला ही ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा हमेशा। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना x³ y वाली, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एप्सिलॉन तो होता ही पॉजिटिव है। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो आपको डेल्टा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमेशा आपको पता चल रहा है कि x की अगर 0 है ना तो हमेशा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो x = 0 के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए अब बकाया आगे का प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि अगर x = 0 हो जाएगा ना तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। 0 लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो गया जी कि अगर डेल्टा की मैं अगर आपको एप्सिलॉन की मैं वैल्यू दूँ, कोई डेल्टा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर अगर वो इस गिवन सर्कल के अंदर हो, इस गिवन सर्कल के अंदर हो, तो वो जो आंसर आपका आएगा, एक सेकेंड यार, 3D फंक्शन बनाना मुश्किल काम होता है। ये फ्लोर है, फर्ज करो ये x है, ये y है और ये z है ऊपर जा रहा, ठीक है, ये आगे को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल आपने लिया है, ठीक है, डेल्टा के रेडियस से। तो अगर वो क्या नाम है, मैं कहाँ पहुँचा था, कंडीशन यही है ना कि लिमिटिंग जो वैल्यू है आपकी ये है अगर, और ये आपका एप्सिलॉन वाला रीजन है, आपका जो आंसर आए ना इस सर्कल के अंदर हर पॉइंट में वो इस रीजन के अंदर है, एप्सिलॉन वाला, ये एप्सिलॉन का रीजन है, ये डेल्टा का अड्डा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी ना तो ये सीधा इस पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि x = 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर तमाम जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कहाँ पे गए, हाँ। तो अब जो बकाया बात थी x ≠ 0, जो हमने इतनी टर्म बनाई है x³ y/x², इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है हमें, x³ और x² आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर xy बच जाएगा। एब्सोल्यूट xy को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट x × एब्सोल्यूट y, ठीक है। अभी तक हमने इतना ही किया, अब आगे चलते हैं। वी मे राइट, अच्छा वो मैंने पहले ना जो डेल्टा वाला रीजन था ना उसको मैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा था, तो मैं अब जाके लिख रहा हूँ xy - 0 0। ये वही वाली बात है जो मैंने यहाँ पे पहले बात की थी इन 10,000 MS पेंट्स में से किसी एक में, अगर याद होगा आपको।
अगर नहीं ये लिख ही देते हैं, ये देखो ना वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि x माइनस ए इज़ लेस दैन डेल्टा, उसी तरह से टू वेरिएबल्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर माइनस दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये वही वाली बात हो रही है। तो उसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया था, तो ये वही डिस्टेंस फार्मूला लगा यहाँ पे। ठीक हो गया, इवैल्यूएट किया, आपके पास ये इनक्वालिटी आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस दैन डेल्टा। अभी हमने जो पिछली स्लाइड में फाइंड किया था, ये एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इंटू एब्सोल्यूट ऑफ वाई लेस देन होता है एप्सिलॉन से, है ना। अब एब्सोल्यूट एक्स जो है ना उसको मैं इस तरह से भी लिखता हूँ कि लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा हमें यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, वो दो वैल्यूज़ नहीं दे सकता, वो प्लस माइनस वाला मजाक इग्नोर करो, ठीक है। तो ये उसको ही लिखने का एक और तरीका है। अब हमें पता है कि इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐड करूँगा, ठीक है, रूट के अंदर, तो या तो ये वैल्यू बढ़ेगी, या ये अगर स्क्वायर जैसे आप देख सकते हो वाई स्क्वायर ऐड करें, एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़ीरो है, ठीक है, तो बराबर रहेगा। अगर ज़ीरो नहीं है तो हमेशा ये बड़ा होगा, है ना। तो राइट साइड वाली जो टर्म है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा बड़ी होएगी या इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही वाई के ऊपर अप्लाई करती है बात, है ना। लेकिन ये जो टर्म है ये हमें पता है लेस देन डेल्टा है यहाँ पे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा है, यानी एब्सोल्यूट एक्स इज़ लेस देन डेल्टा, एब्सोल्यूट वाई इज़ लेस देन डेल्टा। तो आगे बात यही है कि मैक्सिमम फिर वैल्यू क्या हो सकती है डेल्टा एक्स और डेल्टा एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई की, यही हो सकती है कि वो डेल्टा के बहुत करीब है ना, क्योंकि वो लेस देन है, उसकी कंडीशन ये है कि वो हमेशा लेस होएगा डेल्टा से, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बहुत करीब की कुछ वैल्यू है, ठीक है। इस केस के अंदर एक्स वाई का ये जो प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट एक्स और इंटू एब्सोल्यूट वाई, ये अप्रोच करेगी डेल्टा स्क्वायर को, अभी भी उससे कम ही होगी क्योंकि डेल्टा से भी कम थी वो वैल्यूज़। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए कि एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई की जो प्रोडक्ट है वो डेल्टा स्क्वायर्ड से लेस है। लेकिन हमें ये भी पता है जो हमने पहले फाइंड किया था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो अब निकल गया ना रिलेशन डेल्टा और एप्सिलॉन के अंदर। तो इस तरह से अब हमने चूज़ कर लिया। अब आगे प्रूफ जो होता है वो वेरिफिकेशन वाला वो मैंने आगे किया हुआ, मुश्किल है, लेकिन अब रिव्यू करते हैं कि हमने क्या देखा है कि टू वेरिएबल्स में कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर अगर इस तरह से हो कोई पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है, जैसे y पावर 4 है, हम उसको निकाल सकते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू वाला जो हमने मजाक किया था। उसके अलावा ये जो एब्सोल्यूट एक्स है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बकाया हमेशा आपके पास इस फॉर्म में आएगा ना, लेस देन डेल्टा वाला जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा, तो ये डेल्टा स्क्वायर वाला काम बड़ा होगा आपके साथ। तो ये था एप्सिलॉन डेल्टा वाला काम। मैं और डिटेल नहीं बता सकता, अगर आपने और डिटेल देखनी है आप दूसरी वीडियोस देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लोगों ने बनाई हुई है, हमें तो सर ने पढ़ाया ही नहीं हुआ था पहला टॉपिक भी यार। अच्छा, अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं रायमन सम्स का, ठीक है। रायमन सम्स हमने कैलकुलस 1 में भी पढ़े थे कि यार अच्छा देखो, एक हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो फिर हम छोटे छोटे स्क्वायर बना लेते हैं, या सॉरी रेक्टेंगल बना लेते हैं, और उनका एरिया आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन मिल जाती है उसके एरिया के। और जितने हम ज़्यादा बनाएंगे रेक्टेंगल्स उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होती जाएगी। और इसी से हमने इंटीग्रल पहली बार निकलवाया था, है ना। तो एरिया इक्वल सम ऑफ रेक्टेंगल एरियाज, ठीक है। तो इसी को लिखने का एक और तरीका है, एरिया इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और वो हमने साथ ये डेफिनेट इंटीग्रल्स थे ना, तो ये 0 से 1 तक जा रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व इस तरह से हम निकालते थे। इसी तरह से हमने पहली बार इंटीग्रल को देखा था। अब डबल इंटीग्रल्स पे आते हैं। और हाँ, उससे पहले ये ग्राफ इस तरह के होते हैं ना, टू वेरिएबल फंक्शंस के, नीचे एक्स वाई प्लेन बिछा होता है, ऊपर जी का प्लेन जी एक्सेस होता है। माइनक्राफ्ट वाला सीन नहीं कि वाई ऊपर हो, नीचे एक्स वाई होता है, ठीक है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरत है ताकि मैं ये वाली बात कर सकूँ। बेसिकली उसके पढ़ने के लिए नहीं है ना। खैर, हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया उसकी डोमेन का, एक टू वेरिएबल फंक्शन की राइट साइड पे। अब इसको हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे हम उसको छोटे छोटे स्क्वेयर्स में डिवाइड कर दिया, सही है। अब यार इसकी डायग्राम बुक में मेरा ख्याल है थोड़ी अच्छी बनी हुई थी, या मुझे मिलेगी नहीं अब। मैं चलो MS पेंट इस दिन के लिए बना था। कहाँ पे गया माउस, ये है इस तरह से है ना, छोटे छोटे ये स्क्वेयर्स हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो ये जो जी एक्सेस है वो इस तरह से इसकी हाइट होगी, ज़ाहिर बात है कुछ। तो ये जो क्यूबॉइड्स हैं ना, हम इनका वॉल्यूम ले लेते हैं।
और इनके वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, तो हमें इस पूरे जो कर्व की वजह से जो 3D शेप आई है उसका वॉल्यूम मिल जाता है। जैसे हम उसके अंदर एरिया करते थे, इसके अंदर वॉल्यूम करते हैं, तो अब वही देखते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, मतलब कोई बहुत ही छोटा सा एरिया है एक, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो उसके एक्स और वाई के चेंज के प्रोडक्ट के बराबर आएगा एरिया। रेक्टेंगल इस तरह से इसका एरिया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल हम इस तरह से निकालेंगे कि फंक्शन की एक्स के वाई के ऊपर वैल्यू जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस छोटे से स्क्वायर के एरिया से, तो हमें फिर वॉल्यूम मिल जाएगा ना। इसी तरह से हम अगर इन छोटे छोटे तमाम जो हमने डिविजन्स बनाई हैं, इन सब के जो पिलर, ये जो पिलर्स बनते जा रहे हैं, इन सब बड़े बड़े पिलर्स के वॉल्यूम्स को हम ऐड करते जाएंगे, तो हमें इस पूरे 3D जो सरफेस है ना, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन में, वॉल्यूम इक्वल्स सिग्मा के इक्वल्स 1 अप टू n, ठीक है। अब n नंबर ऑफ स्क्वायर्स है यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल, ये वही वाली बात है, ठीक है। जो यहाँ पे एक था ना, उसको बस हमने डुप्लीकेट बार बार करने के लिए वो सम की नोटेशन में लिखते हैं। ये अभी तक हमने एक अप्रॉक्सीमेशन निकाल लिया है। अगर हम ट्रू वॉल्यूम चाहते हैं ना, तो n जो है वो इन्फिनिट होंगे, मतलब इन्फिनिट रेक्टेंगल्स, इतने छोटे छोटे कि नज़र भी ना आए, ठीक है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आएगी। तो n अप्रोचेस टू 0 की लिमिट हम लगाते हैं। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो कि लिमिट नॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पी, अच्छा ये जो डबल बार्स होती है इसको कहते हैं नॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह से कहते हैं। ये बेसिकली मेरा ख्याल है कोई एरिया की तरह की कोई चीज़ होती है, इसको मिस ही करो, बुक में पढ़ लेना अगर दिल करे, मैंने नाम बता दिया। खैर, ये जो इतना लंबा सा गंदा सा हमारे सामने फॉर्मूला है ना, इसको लिखने का आसान तरीका होता है, दो इंटीग्रल्स लगा दो इस तरह से, जैसे नीचे आप देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, और ये जो आर लिखा है ना, ये बेसिकली उसकी रेंज है। तो पहले वाले इंटीग्रल की आप कह लो जी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो मतलब ये गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो नीचे वाली लिमिट ए, ऊपर वाली बी। इसी तरह से बाहर वाले इंटीग्रल की सी और डी। तो ये हमने जैसे उसके अंदर रायमन सम्स निकाले थे ना, ये उसी तरह से ना 3D वॉल्यूम निकालने के लिए हम डबल इंटीग्रल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर सिंगल इंटीग्रल्स होते हैं, यहाँ पे डबल आ गए। तो डबल इंटीग्रल्स के बारे में यही बात है कि वही वाली, अच्छा हाँ, ये जो ए बी सी डी वाला मजाक है ना, ये आप देख सकते हो, ग्रीन रेक्टेंगल है, एक ब्लू रेक्टेंगल है। ग्रीन रेक्टेंगल एक नॉर्मल इंटीग्रल आप रिकग्नाइज कर सकते हो, ठीक है यार, एक इंटीग्रल है, वो डी एक्स की रिस्पेक्ट से ये फंक्शन है डिफरेंशिएट हो रहा, और वो वैल्यूएट होएगा फिर ए से बी तक, सही है, कोई भी मुश्किल बात नहीं। फिर उसका जो आंसर होएगा ना, उसको आपने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम सी टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, सही है। मुख्तलिफ बुक्स के मुख्तलिफ क्या नाम है, कन्वेंशन होती हैं, जो उनकी आदतें होती हैं लिखने की, कि डी एक्स पहले लिखना है, डी वाई पहले लिखना है। लेकिन जो थॉमस कैलकुलस है उसके अंदर यही है कि मतलब ये रेक्टेंगल्स वाली पेयरिंग्स होती हैं, कि क्लोजेस्ट जो है ना आपकी इंटीग्रल वो आपका है, ठीक है। मतलब जो अंदर वाले जो इनर मोस्ट डी डिफरेंशियल है और इनर मोस्ट इंटीग्रल है वो आपस में पेयर्ड है। इसी तरह से ये वाला इसके साथ पेयर्ड है, आउटर मोस्ट के साथ। तो ये डबल इंटीग्रल्स होते हैं, इनको सॉल्व करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, तो वही करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 15.1 का, ठीक है। ये डबल इंटीग्रल है फ्रॉम पाई टू 2 पाई, फ्रॉम 0 टू पाई, और फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस वाई। अच्छा, तो सबसे पहले हम अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये पता ही है साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस वाई जो है ये प्लस एक्स कॉस वाई क्यों है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि कॉस वाई जो है वो कांस्टेंट है रिलेटिव टू डी एक्स, है ना। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये तो 2 की तरह है या 3 की तरह है या पाई की तरह है हमारे लिए। कॉस वाई जो मर्जी हो, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे इस इंटीग्रल के अंदर। अभी बाहर वाले इंटीग्रल की बात नहीं हो रही, अंदर वाला जो रेक्टेंगल था ना यहाँ पे, ग्रीन वाला रेक्टेंगल, हमने खाली वही सॉल्व किया, तो इसलिए वो एक्स से मल्टीप्लाई हो गया जैसे कोई कांस्टेंट होता था। तो आगे फिर वो हमने इसको वैल्यूएट किया फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब पाई पहले पुट किए वैल्यू से माइनस किया उसको 0 से डाल के, तो ठीक है, कोई भी स्पेशल बात नहीं है, उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, और ये सारा वही कैल्क 1 वाली बात है, ठीक है। इसके अंदर कोई बात नहीं समझाने वाले, क्योंकि अब तो आई एक वेरिएबल में गया। तो
दूसरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी ना 15.1 की तकरीबन इसी तरह की हैं. Find the volume of the region bounded above by the surface z equals 2 sine x cos y and below by rectangle r 0 less than equal to x less than equal to pi over 2 0 less than equal to y less than equal to pi over 4. अच्छा, तो बेसिकली जो हम ये वाली रेक्टेंगल्स बना रहे थे ना यहाँ पे, ये वाली, उसने हमें रेंज बता दी है कि यार x का यहाँ से यहाँ तक जाएगा, y यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और जो हाइट डिटर्मिन करने के लिए फंक्शन है ना वो ये है z. तो z यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये 6y² माइनस 2x है ना पिछले सवाल के अंदर, वहाँ पे z का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 sin x cos y, और आगे डी की जगह बस डी एक्स डी वाई आ जाएगा, आर की जगह वो आ जाएगा. तो इसके अंदर कोई बात नहीं है, उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे ये वाला हुआ था. आपने अगर देखना तो सोल्यूशन मैनुअल देख लो, आई गेस कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर. आगे अब आते हैं वॉल्यूम बीनीथ अ सरफेस के अंदर. ये है बस 15.2, ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होने हैं. नहीं सॉरी ये वाली नहीं उस तरह से होना है, ये थोड़ा डिफरेंट है. ये 15.2 के सवाल है. तो ये 15.2 का 57th क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय अ पैराबोलॉइड z इक्वल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइट के लिए डिटरमिन करने वाला z है, एंड बिलो बाय द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द लाइंस y इक्वल्स x इक्वल 0 x प्लस वाई इक्वल्स 2. तो हमें इसने 3 लाइंस दी हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर. उसने कहा जो ये 3 लाइंस रीजन इनक्लोज करी है ना वो आपकी बेस है, और ये z जो है ना उस पूरे सरफेस की हाइट आपको बताता जाएगा वहाँ से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, जैसे हम पहले करते थे एरिया अंडर द कर्व वाले मजाक में. तो y इक्वल्स एक्स एक इक्वेशन है हमारे पास, और एक है x प्लस वाई इक्वल्स 2. तो यहाँ पे हम y इक्वल्स एक्स पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 2 के अंदर, तो हमारे पास आ जाता है 2x इक्वल्स 2. दोनों साइड पे 2 डिवाइड किया, आगे आपके पास x इक्वल्स 1. ठीक है, तो x इक्वल्स 1 के ऊपर पहली इंटरसेक्शन हो रही है उनकी, सॉरी लाइंस हैं, एक ही इंटरसेक्शन होती है, 2 लाइनें हैं नॉन पैरेलल, तो एक ही जगह में इंटरसेक्ट करेंगे. तो x इक्वल्स 1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस आपस में, y इक्वल्स x और x प्लस वाई इक्वल्स 2. दूसरी हमें एक और लाइन दी हुई थी x इक्वल 0, है ना. तो अब हमें पता चल गया x की रेंज क्या है. x की रेंज है 0 से 1. ठीक है, अभी तो कोई ख़ास बात नहीं, अब डायग्राम बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो y की बात करते हैं, y की क्या रेंज है, डबल इंटीग्रल होता है ना. तो 2 लाइनें हमें दी हुई हैं, एक दी हुई है y इक्वल्स x, एक दी हुई है y इक्वल्स 2 माइनस x. ये हमें y के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है. तो रेड के अंदर आप रेड की लाइन देख सकते हो, और ब्लू के अंदर ब्लू की लाइन देख सकते हो. तो इनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, साथ ही ग्रीन के अंदर हमने x इक्वल 0 पुट कर दिया. आप लेफ्ट साइड को ना देखो, भी राइट साइड पे देखो. इन तीनों लाइनों के बीच में जो रीजन एनक्लोज्ड है वो मैंने पर्पल से शेड कर दिया है. ठीक है, तो अब y जो हम निकाल रहे थे उसकी रेंज कैसे पता चलेगी. देखो ना, जो ब्लू वाली लाइन है उसकी हाइट से अगर आप माइनस करो लाल वाली लाइन, तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना. तो इस तरह से आपको y की रेंज पता चल रही है. तो ये जो लाइन x है वो बॉटम पे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में होएगी, ये टॉप पे है तो इसलिए एंड पे होएगी. तो अब हमारे पास वो इंटीग्रल के लिए सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं. z हमें दिया हुआ, ये जो 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये हमें y की रेंज पता चल गई, और ये 0 से 1 हमें x की पता चल गई. अब यहाँ पे पूछने वाली बात है, इसके अंदर हमने dy dx क्यों किया हुआ, dx dy क्यों नहीं किया हुआ. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x, उसकी वजह से कर रहे हैं. अगर इंटीग्रल के अंदर ये हो जाए कि एक इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल है दूसरे के अंदर नहीं है, और वो आपको पता है कि अगर आप इस तरह से करोगे रेंज, तो वो आपस में आपको एक एंड पे कांस्टेंट आंसर देंगे. देख के पता चल रहा है कि आप dy को पहले करोगे इंटीग्रेट, ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दोगे, y की जगह हर जगह 2 माइनस एक्स और x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिट हो जाएगा. बाद में जाके फिर से इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर वो इवैल्यूएट होएगा 0 से 1 तक, तो आपको कांस्टेंट आंसर मिल जाएगा इस तरह से. लेकिन अगर आप दूसरी तरह से करोगे ना, आपको x की टर्म्स के अंदर ये आंसर ही मिलेगा. तो तब आपने ये करना होता है. आप सोचोगे यार इसका कोई रूल होता है, ये क्या मजाक हो रहा है, जब मर्जी डी एक्स जब मर्जी डी वाई, इसका कोई रूल है. तो होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और किताब में इसको फुबीनीस थ्योरम भी कहा हुआ. तो ये थ्योरम 2 है, थ्योरम 1 की बात बाद में कर लेंगे, वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो सिंपल सी बात है. जो रेलेवेंट है वो यही है कि इफ़ आर इज़ डिफाइंड बाय एक्स की आर रेंज दी हुई है, ठीक है, और एक फंक्शन की रेंज दी हुई है वाई के. बेसिकली ये कहावत जो मैंने यहाँ पे बात की है कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स
एक्सप्रेस हुआ हुआ है और x जो है वो कोई कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ हुआ है। तो ये होगा कि आपने ऑर्डर इस तरह से करना है। ये इन्होंने देखो ना वो जो आर वाली फॉर्म है ये वही लिखने का तरीका बताया हुआ है, तो एक बार ये देख लो आप। मैंने तो बता दिया, आप लोग खुद देख लेते। अच्छा, आगे फुबिनिश थ्योरम फर्स्ट फॉर्म यही थी कि जी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए बी करो या बी सी डी करो, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स एंड पे आंसर वही आना, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तब है सिर्फ, ठीक है। तो ये दोनों ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, सिर्फ इसमें करता है कि अगर एक दूसरे का फंक्शन है। तो बस यही देखने वाली बात थी कि अब फिर वो सारा आगे से तो सॉल्व हो जाएगा, बस डबल इंटीग्रल तो मैंने सॉल्व करने बता दी हैं, तो ये सवाल ख़त्म। 15.2 के जो बकाया सवाल हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात है मजाक जो हमारे साथ हुआ हुआ है। स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड द सॉलिड हुज वॉल्यूम इज़ गिवन बाय द डबल इंटीग्रल। अब आपको एक 3D फिगर स्केच करने को कहा, क्लास में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज टच भी नहीं हुए, लेकिन अगर आ जाए, क्योंकि आपको पता ही है ओब्लीक एसिम्प्टोट वगैरह भी आ गए थे जब सर ने कहा था कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करना। तो पहले 67 से शुरू करते हैं। 67 में हम देख सकते हैं एक 1 - 1/3x 1 - 1/2y, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी पहली पावर में ही है, कोई ख़ास बात नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है जी जो है। तो इसका रिलेटिवली सिंपल होगा, लीनियर फंक्शन है तो ये कर्व नहीं होगा। तो आपने ना बेसिकली ये करना है कि आपको नज़र आ रहा है ना कि अच्छा देखो डी वाई के क्लोजेस्ट कौन सा इंटीग्रल है, वो जो राइट साइड पे इंटीग्रल है वो ना 0 से 2 - 2x/3 वाला। तो अब आपको पता चल गया कि डी वाई की क्या रेंज है और डी एक्स की भी आपको रेंज पता है 0 से 3। तो आप पहले एक्स एक्सिस के अंदर ना 0.0 से शुरू होते हो और 0.3 तक जाते हो। फिर आप देखते हो कि जब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है कोई 0 वहाँ पे ऊपर वाले 2 - 2x/3, तो वो 0 से 0 ही जा रहा है। तो मतलब ये एक कॉर्नर पॉइंट है, उसका एज है, ठीक है। ये समझने में बड़ी मुश्किल होएगी, ये सिलेबस का हिस्सा भी आई गेस शायद है, पता नहीं। उन्होंने बस आखिरी दिन में 3 एक्सरसाइज पढ़ा के कह दिए भाई ये तीनों इंक्लूडेड हैं, तो कुछ नहीं पता इनका। खैर इसी तरह से हमने ना इस रूल को अप्लाई करके, अगर आपको दिल कर रहा है ये चीज़ें पढ़ने का मज़ीद, तो आपको शायद पैटर्न पता चल गया हो क्या है। तो ये वाला इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आगे अगर हम आएँ तो ये मजाक होना शुरू हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व्स आना शुरू हो गए हैं, स्क्वायर्स आना शुरू हो गए, स्क्वायर रूट्स आना शुरू हो गए। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये करना है कि आप ना x को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे x को 0 के इक्वल पुट करूँ क्योंकि ये जो है ये y के टर्म्स के अंदर है ना, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं y को इक्वल 0 करूँगा, वो बात की बात है। खैर इस तरह से आप साइड वाले जो व्यू होते हैं ना आप निकाल सकते हो। ये मैंने z से y का निकाला हुआ है, मेथड पढ़ना है तो पढ़ लो। मेरा नहीं ख्याल ये सवाल आएंगे, लेकिन अगर आ जाए तो मैंने कब जिक्र कर दूँ जाते जाते। तो इस तरह से आप इसकी डायग्राम्स बना सकते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती है कि ठीक है जी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह जोड़ के जो तुक्के लगते हैं लगा लो। तो मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं, अगर आप इस डेस्परेट हालत में हो कि पेपर में आ जाए तो आप कुछ तो शायद कर ही लोगे अगर आप ये पढ़ लोगे। तो आगे फ्लोर प्लान हमें दिया हुआ है, डोमेन हमारे पास जो थे, और ये हमने उसकी हाइट का निकाल लिया, तो हमारे लिए बनाना रिलेटिवली इजी हो गया। अच्छा ये फ्लोर प्लान है, ये आगे जाके वाई एक्सिस के लॉन्ग जितना जाएगा ये हाइट कम होती जा रही है, इसी तरह से एक्स एक्सिस के अंदर भी यही है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, तो वो छोड़ दो उसको। फिर आखिरी बात आ जाती है हमारे 15.3 जो है ना एक्सरसाइज, उसके अंदर जिक्र है एवरेज वैल्यू का, और उसके अंदर कोई नई बात नहीं है मेरा ख्याल है, वही वाली बातें हैं। बस ये एक फॉर्मूला है तो मैंने कहा जिक्र कर दूँ, 1/area ऑफ r। बस ये आपने शुरू में डाल देना इंटीग्रल से पहले, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की ओवर r, और ये मैथ का ख़त्म हो जाता है।